आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के बारे में, प्रकाश शोषण के बारे में, शोषण के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन शोषण का मतलब होता है ऑक्सीजन का उपयोग करना और ग्लूकोज का विखंडन करना और ग्लूकोज को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करना तथा साथ में क्या प्राप्त करना, उससे ऊर्जा प्राप्त करना। तो ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जिसमें ऊर्जा जो है वो बाहर निकलती है। इसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसे ऑक्सीशोषण कहा जाता है, और ग्लूकोज का विखंडन अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे अनऑक्सीशोषण कहा जाता है। ऑक्सीशोषण के अंदर 6 ग्लूकोज के अणु, 6 जल के अणु और उससे साथ में ऊर्जा प्राप्त होती है 686 किलो कैलोरी। तथा अनऑक्सीशोषण के अंदर अल्कोहल का निर्माण होता है या फिर लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है हमारी मांसपेशियों के अंदर। अल्कोहल का निर्माण होना किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है? किण्वन, जो कि यीस्ट के अंदर है, बैक्टीरिया के अंदर, इनके अंदर होता है। इनसे 2 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु प्राप्त होते हैं और 56 किलो कैलोरी एनर्जी से प्राप्त होती है। फिर बात करते हैं शोषणी क्रियाधार। शोषणी क्रियाधार, शोषण के जो आधार होते हैं, मेन जो आधार होते हैं वो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। जो प्राथमिक क्रियाधार होता है, सबसे प्राथमिक क्रियाधार जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज होता है। सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, उसके बाद में वसा का पाचन होता है और उसके बाद में प्रोटीन का पाचन होता है। सबसे पहले हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, फिर वसा को पचाता है और फिर प्रोटीन को पचाता है। जो प्रोटीन का पाचन है वो भूखमरी की स्थिति में, जब लोगों को कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में प्रोटीन का पाचन होता है और वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। ब्लैकमैन ने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट से जो शोषण होता है उस शोषण को प्लावी शोषण या फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहा जाता है। प्लावी शोषण, कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस शोषण को प्लावी शोषण कहते हैं, और प्रोटीन से होने वाला जो शोषण है उसको प्रोटोप्लाज्मिक शोषण, प्रोटोप्लाज्मिक या जीवद्वीय शोषण कहा जाता है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो ऊर्जा है वो अपने को मिलती है वसा से, उसके बाद में उससे कम प्रोटीन से और उससे कम होती है कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा ऊर्जा वसा से मिलती है और सबसे कम ऊर्जा जो है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट से 4.4 किलो कैलोरी ऊर्जा, वसा से 9.8 किलो कैलोरी और प्रोटीन से 4.8 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा वसा से, उससे कम प्रोटीन से और उससे कम जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। शोषण के प्रकारों की बात करें तो शोषण 2 प्रकार का होता है, ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण। ऑक्सीशोषण के अंदर लगभग 36 से लेकर 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है तथा अनऑक्सीशोषण के अंदर केवल 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सीशोषण को एरोबिक शोषण, एरोबिक रेस्पिरेशन और अनऑक्सीशोषण को एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। ऑक्सीशोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें खाद्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है खाद्य पदार्थ का। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है, इसमें अल्कोहल और कम ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ग्लूकोज का सबसे पहले क्या होता है, पायरुविक अम्ल में रूपांतरण होता है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रम के द्वारा, और ये ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रम जो है वो कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, पायरुविक अम्ल के एक अणु के अंदर 3 कार्बन परमाणु होते हैं। ये एक 3 कार्बन परमाणु युक्त अम्ल होता है। तो उसके बाद में जो पायरुविक अम्ल है, उस पायरुविक अम्ल का आगे फ्यूचर जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर निर्भर करता है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो वो ऑक्सीशोषण होगा और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो वहाँ पे अनऑक्सीशोषण होता है। तो ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। उसके बाद में अगर ऑक्सीशोषण है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होगा, और एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होने के बाद में जो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर प्रवेश करती है, क्रेब्स साइकिल के अंदर प्रवेश करती है। और अनऑक्सीशोषण होता है तो वो अनऑक्सीशोषण जो है वो कोशिका द्रव्य के अंदर ही होता है और वहाँ पे अल्कोहल का निर्माण होता है या लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। वायवीय शोषण में 3 चरण होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और फिर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटेड सिस्टम होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है और ईटीएस भी कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लाइको प्लस लाइसिस, ग्लूकोज यानी शर्करा का पाचन होना, शर्करा का पाचन होना। इसकी खोज इम्बेडेन, ऑटोमेयर और पारानस ने की थी। ईएमपी पाथवे भी इसे कहा जाता है, ईएमपी पाथवे भी ग्लाइकोलाइसिस को कहा जाता है। कोशिका द्रव्य के अंदर होता है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन, न तो ऑक्सीजन काम आती है और न ही कार्बन डाइऑक्साइड का इसके अंदर निर्माण होता है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कोई भी रोल नहीं होता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। ये 10 चरणों के अंदर क्या होता है, संपन्न होता है। ये ऑक्सीशोषण हो या अनऑक्सीशोषण, दोनों के अंदर ये जो है कॉमन होता है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र होता ही होता है, चाहे वो ऑक्सीशोषण हो रहा हो या अनऑक्सीशोषण हो रहा हो। अब ग्लाइकोलाइसिस के 3 महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण होता है जिसमें 2 एटीपी का उपयोग होता है। ग्लूकोज के फास्फोरिलीकरण में ग्लूकोज की 2 एटीपी के 2 अणुओं का क्या होता है, उपयोग होता है। फिर फास्फोरिलीकृत शर्करा का विघटन होता है, ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण हुआ, फिर जो फास्फोरिलीकृत जो ग्लूकोज है उसका विघटन होता है और उसके विघटन से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुल 4 एटीपी ऊर्जा बनती है। इस ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रम के अंदर क्या होता है, 4 एटीपी ऊर्जा बनती है, जिसमें से 2 एटीपी ऊर्जा खर्च हो जाती है और शुद्ध लाभ जो है वो कितना हो जाता है, 2 एटीपी ऊर्जा शेष बचती है। तो ये सवाल कई बार पूछा हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रम में कुल कितनी ऊर्जा बनती है, 4 एटीपी ऊर्जा बनती है। कितनी खर्च हो जाती है, 2 एटीपी। शुद्ध लाभ कितना होता है, 2 एटीपी ऊर्जा। साथ ही साथ इसमें 2 NADH2 के अणुओं का निर्माण होता है, 2 NADH2 अणुओं का निर्माण भी होता है। एक NADH2 के अणु से 3 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 2 NADH2 के अणुओं से 6 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस के चक्र के अंदर हमें शुद्ध जो लाभ है वो ऊर्जा का 8 एटीपी ऊर्जा में प्राप्त होती है। NADPH2 का भी जोड़ दें, ये अप्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट नहीं मिलता है, बाद में मिलता है, लेकिन डायरेक्ट 2 एटीपी है और अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो टोटल 8 जो एटीपी है वो ऊर्जा अपने को प्राप्त होती है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले 10 चरण होते हैं। 10 चरणों में जो ग्लूकोज है, सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर हेक्साकाइनेज एंजाइम की सहायता से कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। इस चरण में एटीपी का उपयोग होता है और एडीपी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे एटीपी खर्च होती है, पहले चरण में एटीपी खर्च होती है। उसके बाद में ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो फ्रक्टोज 6 फास्फेट के अंदर बदलता है आइसोमेरेज एंजाइम की सहायता से, फ्रक्टोज 6 फास्फेट के अंदर बदलता है। और उसके बाद में नेक्स्ट फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है वो फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट के अंदर फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की सहायता से बनता है। तो यहाँ पे भी काइनेज एंजाइम है और फर्स्ट वाली में भी क्या था, काइनेज एंजाइम था। तो यहाँ इन दोनों प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एटीपी खर्च होती है। इस तरह से 2 एटीपी ऊर्जा जो है वो क्या होती है, खर्च होती है पहले, और तीसरे प्रक्रम के अंदर एटीपी क्या होती है, खर्च होती है, एक एटीपी खर्च होती है। तो 2 एटीपी ऊर्जा क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। उसके बाद में फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट जो है वो फास्फोग्लिसराइड एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होते हैं, फास्फोग्लिसराइड एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होते हैं और डाइहाइड्रोक्सी एसिटिक फास्फेट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। फिर आइसोमेरेज की सहायता से ये 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इस पूरे प्रक्रम के अंदर बात करें, ग्लाइकोलाइसिस के जो 10 प्रक्रम है उन 10 में से तीसरा, पहला और 10वां प्रक्रम, इनको छोड़कर सभी प्रक्रम जो है वो उत्क्रमणीय होते हैं, रिवर्स हो सकते हैं। पहला, तीसरा और 10वें को छोड़कर सभी प्रक्रम क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, रिवर्स प्रक्रम होते हैं। पहले प्रक्रम में क्या होता है, पहले प्रक्रम के अंदर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण होता है। तीसरा प्रोसेस से फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट का निर्माण होता है। और जो 10वां प्रक्रम है, लास्ट जो प्रोसेस है, उस लास्ट प्रोसेस में क्या होता है, फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल जो है, फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल जो है वो पायरुविक अम्ल के अंदर कन्वर्ट होता है। ये लास्ट 10वां पद है। तो इन 3 पदों के अंदर रिवर्स नहीं होता है, बाकी सारे प्रक्रम क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे
1,3 डाइफास्फोग्लिसरॉल था, 1,3 फास्फोडाइग्लिसरॉल हाइड्रोजनेज एंजाइम की सहायता से ये 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस दौरान यहाँ पे 2 NADH2 के अणुओं का निर्माण होता है, 2 NADH2 के अणुओं का निर्माण होता है और फिर ये 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल जो है वो 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है काइनेज एंजाइम की सहायता से और यहाँ पे 2 ATP ऊर्जा बनती है। तो 2 ATP ऊर्जा का निर्माण इस प्रोसेस के अंदर होता है, जहाँ पे डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो फास्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में एक लास्ट वाले पद यहाँ पे भी 2 ATP ऊर्जा बन रही थी फास्फोइनॉल पाइरुविक अम्ल से, पाइरुविक अम्ल के निर्माण में भी 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। कुल मिला के यहाँ पे 4 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है और 2 NADPH2 के अणुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो ATP का निर्माण है वो किस स्तर पर होता है, सबस्ट्रेट स्तरीय फास्फोरिलीकरण से यहाँ पे ATP का निर्माण होता है, सबस्ट्रेट स्तर पर क्रियाधार स्तर पर ATP का निर्माण होता है। तो 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड से फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है, इस दौरान 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरी जो ATP ऊर्जा है वो फास्फोइनॉल पाइरुविक अम्ल जो है वो पाइरुविक अम्ल के अंदर कन्वर्ट होता है, यहाँ पे भी अपने को कितनी 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। 2 प्रक्रम है जहाँ पे 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो फास्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है और फास्फोइनॉल पाइरुविक अम्ल जो है वो पाइरुविक अम्ल के अंदर कन्वर्ट होता है। इन दोनों प्रक्रम के अंदर क्या होती है, 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर 4 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है तथा एक जगह पर 2 जगह पर क्या होता था, ATP खर्च होती थी। एक तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट और दूसरा फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, इन दो प्रक्रमों के अंदर ATP खर्च होती थी, 2 ATP और 4 ATP ऊर्जा बनती थी। इस प्रकार से अपने को 4 ATP ऊर्जा बनती है जिसमें से 2 ATP का शुद्ध लाभ होता है और साथ ही साथ 2 NADH2 के अणुओं का निर्माण हुआ था। वो जो 2 NADH2 के अणुओं का जो निर्माण हुआ था उससे अपने को कितनी 6 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी ATP? 6 ATP, क्योंकि एक NADH2 के अणु से अपने को 3 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 6 ATP बनते हैं। तो ये 2 NADH2 के जो अणु हैं वो कहाँ बनते हैं, जब डाइफास्फोग्लिसरॉल जो है वो डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होते हैं डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की सहायता से। तो वहाँ पे 2 क्या बनते हैं, NADH2 के अणुओं का निर्माण होता था। डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो फास्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता था, तो उस टाइम तो क्या बनती थी ATP। और जब 1,3 डाइफास्फोग्लिसरॉल जो है वो 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता था, तो उस दौरान क्या बनती थी, 2 NADH2 के अणुओं का निर्माण होता था। तो इस प्रकार यहाँ पे 6 ATP ऊर्जा बनती है। ये 6 ATP ऊर्जा प्रत्यक्ष नहीं होती है, बाद में प्राप्त होती है अपने को। तो जो 2 ATP ऊर्जा जो है उनका उपयोग होता था कहाँ पे, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट के बनने के दौरान हेक्साकाइनेज एंजाइम और दूसरा काइनेज एंजाइम, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, इस दौरान भी 1 ATP ऊर्जा खर्च होती है। तो कुल मिलाकर 2 ATP ऊर्जा खर्च होती है। तो शुद्ध लाभ जो है वो कितना बचता है अपने पास, 2 ATP ऊर्जा शुद्ध लाभ बचता है। तो पाइरुविक अम्ल को एसिटाइल को एंजाइम में परिवर्तित करने हेतु सहकारक के रूप में कितने सहकारक होते हैं, 5 सहकारक होते हैं। पाइरुविक अम्ल को एसिटाइल को एंजाइम में परिवर्तित करने के लिए कितने 5 सहकारक होते हैं, जिसके अंदर TPP, LPP, NAD, कोएंजाइम और मैग्नीशियम आयन उपस्थित होते हैं। अब इस पाइरुविक अम्ल जो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में पाइरुविक जो अम्ल बनता है, उस पाइरुविक अम्ल का जो फ्यूचर है वो क्या होगा, वो आगे डिपेंड करता है। तो फ्यूचर जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। ऑक्सीजन उपस्थित होता है तो ये पाइरुविक अम्ल जो है क्रेब्स साइकिल के अंदर भाग लेने के लिए आगे बढ़ता है, और अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है तो किण्वन प्रक्रम के द्वारा ये आगे बढ़ता है। तो पाइरुविक अम्ल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन कैसे होता है, पाइरुविक अम्ल के 2 अणु होते हैं, उससे एसिटाइल को एंजाइम जो है एसिटाइल को एंजाइम का निर्माण होता है। तो एसिटाइल को एंजाइम का निर्माण होता है, इसमें TPP, LPP ये जो है वो यहाँ पे काम आते हैं। तो एसिटाइल को एंजाइम बनता है पाइरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की सहायता से। पाइरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, NAD है, इनकी सहायता से एसिटाइल को एंजाइम का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो कोफैक्टर हैं, कितने सहकारक होते हैं, 5 सहकारक होते हैं कोफैक्टर, मैग्नीशियम, TPP, NAD और LPP, ये 5 सहकारक होते हैं जो कि क्या करते हैं, पाइरुविक अम्ल को एसिटाइल को एंजाइम के अंदर कन्वर्ट करने का काम करते हैं। 5 सहकारक कौन कौन है, मैग्नीशियम है, TPP है, LPP है, कोएंजाइम A है और NAD है। जो एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल कोएंजाइम वो क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलाइसिस के बीच में योजक कड़ी का कार्य करता है। ग्लाइकोलाइसिस में ना तो ऑक्सीजन का उपयोग होता है और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है, पाइरुविक अम्ल, जिसके अंदर कितने 3 कार्बन होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पाइरुविक अम्ल जिसमें 3 कार्बन होते हैं। नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल की बात करें तो क्रेब्स साइकिल की को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र भी कहा जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र या TCA भी कहा जाता है, या सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहा जाता है। ये भी कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। आपको पता है कि पाइरुविक अम्ल जो बने थे, पाइरुविक अम्ल किसमें कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में। कितने सहकारक, 5 सहकारकों की उपस्थिति में, 5 सहकारक मैग्नीशियम, एसिटाइल कोएंजाइम, LPP, TPP और NAD, ये 5 सहकारक होते हैं। इनकी सहायता से किसका निर्माण होता है, इस पाइरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होता है, एसिटाइल कोएंजाइम A का निर्माण होता है। इस दौरान कितने 2 जो NADP हैं उनका यूज होता है, 2 NADP का यूज होता है। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो एसिटाइल कोएंजाइम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और सिट्रिक अम्ल के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। सिट्रिक अम्ल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जिसमें 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। तो ये प्रथम उत्पाद होता है। क्या होता है, प्रथम उत्पाद होता है। क्रेब्स साइकिल में प्रथम उत्पाद सिट्रिक अम्ल होता है। प्रथम ग्लाइकोन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लाइकोन होता है। ऑक्सिलोएसिटिक एसिड जो है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड का निर्माण करता है। तो यहाँ पर ऑक्सिलोएसिटिक अम्ल जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर जो 2 कार्बन होते हैं उनको ग्रहण करके सिट्रिक एसिड के अंदर बदल देता है। तो प्रथम उत्पाद जो होता है वो कौन होता है, सिट्रिक अम्ल होता है जिसमें 6 कार्बन होते हैं। फिर इससे एस्कॉर्बिक एसिड का निर्माण होता है, फिर आइसोसिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है और फिर ऑक्सिलोएसिटिक अम्ल बनता है। उसके बाद में अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है। इसके अंदर क्या होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के अंदर 5 कार्बन होते हैं। फिर सक्सिनिल कोएंजाइम A बनता है, फिर सक्सिनिक एसिड बनता है, फिर फ्यूमेरिक अम्ल बनता है। फ्यूमेरिक अम्ल से मैलिक अम्ल का निर्माण होता है और इस मैलिक अम्ल से फिर क्या बनता है, ऑक्सिलोएसिटिक अम्ल बनता है। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जल के 4 अणुओं का उपयोग होता है। जल के 4 अणुओं का उपयोग होता है तथा जल का एक अणु जो है वो क्या होता है, मुक्त होता है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु क्या होते हैं, मुक्त होते हैं और 2 अणु क्या होते हैं इसमें मुक्त होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के 4 युग्म मुक्त होते हैं। एक GTP अणु जो है वो मुक्त होता है। तो एक एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो 12 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। एक एसिटाइल कोएंजाइम से कितनी 12 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस तरह से अपने को एसिटाइल कोएंजाइम के कितने 2 अणु जो है वो कुल मिलाकर 24 ATP ऊर्जा जो है वो यहाँ से मिलती है। तो ATP का उपयोग इसमें यहाँ पे किसी भी प्रकार से ATP का उपयोग इस चक्र में नहीं होता है। तो यहाँ पर NADH2 से कितनी अपने को NADH2 से कितनी 6 NADH2 यहाँ पे बनते हैं, तो उससे 18 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। 2 FADH2 के अणु बनते हैं जिनसे 4 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। NADH2 के एक अणु से 3 ATP तथा FADH2 के एक अणु से 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ 2 अणु से 4 ATP तथा 6 अणु से 18 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है तथा साथ ही साथ में 2 GTP के अणु भी प्राप्त होते हैं। एक GTP से 1 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 2 ATP ऊर्जा और प्राप्त होती है। तो टोटल इस चक्र के अंदर अपने को 24 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। 24 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। 24 ATP ऊर्जा यहाँ पे प्राप्त होती है। तो इस पूरे चक्र के अंदर अपने को 24 ATP ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है। तो क्रेब्स साइकिल के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच में योजक कड़ी एसिटाइल कोएंजाइम्स होते हैं जिसके अंदर 2 कार्बन होते हैं। कुल कितनी 30 ATP ऊर्जा यहाँ पे प्राप्त होती है। कितनी 30 ATP ऊर्जा यहाँ से अपने को प्राप्त होती है।
तो यहाँ पे अपने को 24 एटीपी ऊर्जा तो कहाँ से क्रेब्स चक्र से मिली, तथा 6 एटीपी ऊर्जा जो है वो कहाँ से मिली थी अपने को ग्लाइकोलाइसिस चक्र के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस में कैसे होता था कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 2 एटीपी ऊर्जा तो शुद्ध लाभ होता था, और साथ में वहाँ पे 2 NADH2 के अणु बनते थे, और उन 2 NADH2 के अणु से अपने को 6 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती थी। और 6 एटीपी अगर प्राप्त होती है तो यहाँ से अपने को 6 और 2 8 28 कुल मिलाकर 32 एटीपी ऊर्जा यहाँ पे प्राप्त हो सकती है। और अगर वहाँ पे वो 2 NADH2 के अणु जो है वो 2 प्रकार के शटल वाहक होते हैं वहाँ पे। अगर मेलेट एस्पोरेट के अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ पे 6 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, और वो अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट के अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ पे अपने को 4 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वहाँ पे उस चक्र के अंदर अपने को 6 या फिर 8 एटीपी ऊर्जा, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर टोटल कितनी 6 या 8 एटीपी ऊर्जा मिल सकती है। तो ग्लाइकोलाइसिस से 6 या 8 मिलेगी, और क्रेब्स चक्र से कितनी 24 एटीपी ऊर्जा मिलेगी। तो कुल मिलाकर अपने को यहाँ पे 30 या 32 एटीपी ऊर्जा जो है वो अब तक प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ प्रथम CO कार्बन वाला 5 कार्बन वाला जो यौगिक होता है इस क्रेब्स साइकिल के अंदर वो होता है अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल। प्रथम उत्पाद सिट्रिक अम्ल होता है जिसमें 6 कार्बन होते हैं, और 4 कार्बन वाला प्रथम उत्पाद कौन सा होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम। 4 कार्बन वाला प्रथम उत्पाद सक्सिनाइल कोएंजाइम। 4 कार्बन वाला जो अंतिम उत्पाद है वो ऑक्सिलोएसिटिक अम्ल होते हैं। एकमात्र एंजाइम जो यूकैरियोटिक की भीतरी माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली पर तथा प्रोकैरियोट की साइटोसिल के अंदर पाया जाता है सक्सिनाइल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। सक्सिनाइल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ये आंतरिक झिल्ली में कहाँ पे पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के अंदर पाया जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन में ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं जहाँ पे 8 से लेकर 6 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये 2 पायरुविक अम्ल के जो अणु हैं वो कहाँ पे प्रवेश करते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में, पहले एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होते हैं जहाँ पे 5 सहकारक जो है वो काम आते हैं। कहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, मैट्रिक्स के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर होता है। यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम से अपने को एसिटाइल कोएंजाइम जो प्राप्त होता है वो एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो कहाँ प्रवेश करता है, क्रेब्स साइकिल के अंदर प्रवेश करता है। तो इस क्रेब्स साइकिल के अंदर अपने को 24 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, और 8 और 6 एटीपी वहाँ से अगर जोड़ दें तो अपने को कितनी मिल जाती है, 32 या 30 एटीपी जो ऊर्जा है वो अपने को यहाँ से प्राप्त हो जाती है। तथा जब 2 पायरुविक अम्ल के जो अणु है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होते हैं तो वहाँ पे अपने को 6 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती थी, और वो 6 एटीपी जोड़ दी जाए तो 38 से लेकर 36 एटीपी जो ऊर्जा है वो अपने को प्राप्त हो जाती है। जब ये यहाँ पे ये जो पायरुविक अम्ल जो है ये जो पायरुविक अम्ल है यहाँ पे ये जो पायरुविक अम्ल है एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर जब कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे 2 NADH2 के अणुओं का निर्माण हुआ था, और इन 2 NADH2 के अणुओं से अपने को 6 एटीपी ऊर्जा क्या होती है प्राप्त होती है। तो इस तरह से कुल मिलाकर अपने को यहाँ पर कितनी 38 से 36 एटीपी ऊर्जा क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है इस चक्र के अंत तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट ETS के बारे में। किसके बारे में, ETS के बारे में बात करते हैं। साइटोक्रोम तंत्र, यहाँ पे साइटोक्रोम तंत्र इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक कला में, आंतरिक झिल्ली के अंदर संपन्न होता है। 9 इलेक्ट्रॉन को एंजाइम यहाँ पे पाए जाते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन को एंजाइम यहाँ पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। यहाँ पे जो 9 इलेक्ट्रॉन को एंजाइम्स होते हैं वो 9 इलेक्ट्रॉन को एंजाइम NAD, FMN, FAD, ubiquinone, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, ये 9 प्रकार के क्या होते हैं, क्या पाए जाते हैं इनके अंदर, 9 प्रकार के को एंजाइम्स यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर बात करें तो यहाँ पे संकुल फर्स्ट के अंदर NAD और यूबिक्विनोन आते हैं, NAD और यूबिक्विनोन आते हैं। संकुल सेकंड के अंदर यहाँ पे यूबिक्विनोन आता है, कौन आता है, यूबिक्विनोन आता है। साइटोक्रोम जो संकुल 3 होते हैं, संकुल 3 में साइटोक्रोम B और C1 होते हैं, साइटोक्रोम B और C1 होते हैं, और संकुल 4 के अंदर A और A3 होते हैं, संकुल 5 के अंदर F1 और F0 कण होते हैं, ATP सिंथेसिस एंजाइम होते हैं, ATP सिंथेसिस एंजाइम F1 और F0 कण होते हैं यहाँ पे। तो जो यूबिक्विनोन है और साइटोक्रोम C है ये गतिशील इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं। गतिशील इलेक्ट्रॉन वाहक कौन कौन होते हैं, यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C, यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C। तो यहाँ पे फर्स्ट कोएंजाइम कौन सा होता है, फ्लेवोप्रोटीन कौन होता है, फ्लेवोप्रोटीन होता है, फ्लेवोप्रोटीन। और अंतिम जो कोएंजाइम जो होता है वो होता है A3, अंतिम कोएंजाइम कौन सा होता है, A3। तो ETS के अंदर क्या होता है, एक NADH2 के अणु से 3 एटीपी ऊर्जा और एक FADH2 के अणु से 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है, ETS के अंदर ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पे क्या होता है, ATP का निर्माण होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के अंदर। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ATP का निर्माण होता है। फिर हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पथ है, ये वर्बर और डिक्शन ने खोजा था, कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की उपस्थिति में 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट परिपथ। फिर बात करते हैं शोषण गुणांक के बारे में। शोषण गुणांक जो होता है वो मुक्त होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड बटा प्रयुक्त होने वाली ऑक्सीजन, मुक्त होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड बटा प्रयुक्त होने वाली ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट के लिए इसका मान RQ का मान, शोषण गुणांक का मान 1 होता है, वसा और प्रोटीन के लिए 1 से क्या होता है, ज़्यादा 1 से कम होता है, 1 से क्या होता है, कम होता है। और कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए 1 से अधिक होता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए क्या होता है, 1 से अधिक होता है, जिसमें सक्शन ऑक्सिलिक एसिड जो है उसका मान 4 होता है। ऑक्सिलिक एसिड के लिए शोषण गुणांक का मान 4 होता है, सिट्रिक अम्ल के लिए 1.14 होता है, मैलिक अम्ल के लिए 1.33 होता है, तथा मांसल पादपों के अंदर ये 0 होता है। जो मांसल पादप होते हैं उनके लिए जो ये है शोषण गुणांक वो क्या होते हैं, 0 होता है, तथा अवायवीय शोषण के अंदर अनंत होता है। अवायवीय शोषण के अंदर क्या होता है, अनंत होता है, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे 0 होती है, 0 होती है। जाइमेज एंजाइम की खोज जो है वो बुकनर ने की थी। जाइमेज एंजाइम की खोज किसने की थी, बुकनर ने जाइमेज एंजाइम की खोज की थी। ये हिस्ट की कोशिकाओं से पृथक किया गया था। हिस्ट की कोशिकाओं से इसको क्या किया गया था, पृथक किया गया था। किण्वन फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में शर्करा का अपूर्ण दहन होता है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण होता है। तो एल्कोहलिक किण्वन के अंदर अल्कोहल का निर्माण होता है, एसिटाल्डिहाइड और से अल्कोहल बनते हैं। और लैक्टिक अम्ल किण्वन के अंदर भी क्या होता है, पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ये किसके अंदर होता है, हमारी मांसपेशियों के अंदर है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के अंदर है, क्लोस्ट्रिडियम जीवाणु के अंदर है। ये कौन सा लैक्टिक अम्ल किण्वन होता है। और एसिटिक अम्ल किण्वन के अंदर एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु के अंदर ये एक प्रकार का वायवीय प्रक्रम होता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई के अंदर होने वाला जो किण्वन है वो वायवीय किण्वन होता है। एसिटिक अम्ल किण्वन एसिटोबैक्टर एसिटाई के द्वारा पायरुविक अम्ल से एसिटाल्डिहाइड बनता है, और एसिटोबैक्टर एसिटाई के अंदर एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। ब्यूटारिक अम्ल किण्वन जो है क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम के अंदर, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम लिंकम के अंदर क्या होता है, ब्यूटारिक अम्ल किण्वन होता है। पायरुविक अम्ल जो है वो किसके अंदर, ब्यूटारिक अम्ल के अंदर कन्वर्ट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें यहाँ पे तो NADH2 और FADH2 के अणु जो है वो ETS के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ETS के द्वारा ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण होता है। ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण होता है जिससे 3 ATP या 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। NAD से 3 ATP और FAD से 2 ATP का निर्माण होता है। ऑक्सीशोषण ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाले जो NADH2 हैं यदि वो ETS में प्रवेश करते हैं, ETS में प्रवेश करते हैं किस शटल वाहक के द्वारा, मैलेट एस्पोरेट शटल वाहक के द्वारा अगर हमारे इसके अंदर प्रवेश करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो 2 NADH2 के अणु बने थे वो मैलेट एस्पोरेट शटल वाहक के द्वारा प्रवेश करते हैं, तो उनसे हमें 6 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमें टोटल कितनी 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन यदि ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल वाहक की सहायता से ETS में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे केवल 4 ATP ऊर्जा बनती है उन 2 NADH2 के अणु से। तो इस तरह से हमें 36 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है।
प्रकाशीय फास्फोरिलीकरण जो है वो कहाँ पे होता है? हरितद्रव्य के अंदर। प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण हरितद्रव्य के अंदर तथा ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण जो है वो किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण हरितद्रव्य के अंदर तथा ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ऑक्सीशोषण में संपूर्ण अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? 6 अणु बनते हैं। ऑक्सीशोषण में संपूर्ण अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु बनते हैं ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से। 2 अणु पायरुविक अम्ल के बनते हैं। पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं और एसिटाइल कोएंजाइम के भी कितने? 2 अणु बनते हैं। 4 अणु क्रेब्स चक्र के अंदर 4 अणु क्रेब्स चक्र के अंदर जाते हैं। 2 अणु तो पायरुविक अम्ल से कहाँ पे? एसिटाइल कोएंजाइम में बदलने में, और फिर 4 अणु जो है वो क्रेब्स साइकिल जाते हैं। एंजाइम जो क्रेब्स चक्र और एटीएस दोनों में भाग लेते हैं। सक्सिनिक अम्ल डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो क्रेब्स साइकिल और एटीएस दोनों के अंदर भाग लेते हैं। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट अवस्था के उपापचय में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ग्लूकोज की अनुपस्थिति में जो है या फिर भूखे अधिक समय तक भूखे रहने पर मस्तिष्क के अंदर कीटोन बॉडी का निर्माण होता है। मस्तिष्क के अंदर क्या बनती है? कीटोन बॉडी बनती है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपिडियस कान के अंदर पाई जाती है। और सबसे बड़ी जो मांसपेशी है वो ग्लूटियस मैक्सिमस है। ग्लूटियस मैक्सिमस। अब हम इस चैप्टर के कुछ एग्जाम्स के अंदर आए हुए कुछ प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आज का प्रश्न है कि ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण के अंदर जो एटीपी बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है वो अंदर बदन बनाती है जिनको क्रिस्टी बोलते हैं। उन क्रिस्टी के अंदर F1 कण पाए जाते हैं, उनके अंदर ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण होता है। ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण के द्वारा जो ऊर्जा है वो किसके अंदर बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण से प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के अंदर क्रिस्टी होती है, क्रिस्टी के अंदर जो F1 कण होते हैं उनके अंदर बनती है। और एटीपी सिंथेसिस एंजाइम जो है वो इसके अंदर भाग लेते हैं। एटीपी सिंथेसिस एंजाइम जिसको हम F0 F1 ATPase एंजाइम भी बोलते हैं, जो कि सबसे लास्ट जो संकुल होता था उसके अंदर उपस्थित होते थे। नेक्स्ट बात करें तो हेस्लेक चक्र ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड चक्र, इसमें प्रथम स्थायी उत्पाद जो होता है वो कौन सा होता है? ऑक्सिलोएसिटिक अम्ल जो होता है वो हेस्लेक चक्र के अंदर, या C4 साइकिल भी बोलते हैं। C4 साइकिल के अंदर जो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है वो ऑक्सिलोएसिटिक अम्ल होता है। उसमें प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही जो होता है वो फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। PAR के अंदर सक्रिय प्रकाश विकिरण PAR के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा का जो क्रम होता है 400 से 700 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का जो प्रकाश है वो इसमें उपयोगी होता है, काम आता है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है, कौन सा प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? कैरोटिनॉइड है, क्लोरोफिल है, फाइकोबिलिन्स है, लेग हेमोग्लोबिन जो है वो कहाँ? पॉलीदार पौधों की गांठों के अंदर पाए जाते हैं राइजोबियम जीवाणु के साथ। अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में बताना है तो सबसे छोटा AMP, उससे बड़ा ADP, उससे बड़ा ATP, फिर RNA और उससे बड़ा DNA होता है। फिर कैम प्लांट्स कौन से हैं? कैम प्लांट्स अनानास और अगेव्स। कैम प्लांट्स कौन से हैं? अनानास, अगेव, यूका, नागफनी। केल्विन चक्र के अंदर होने वाले कार्बोक्सिलेशन की संख्या, कार्बोक्सिलेशन एक बार होता है। केल्विन साइकिल में एक बार कार्बोक्सिलेशन होता है तथा C4 साइकिल के अंदर 2 बार कार्बोक्सिलेशन होता है। फिर बात करते हैं ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तन में ग्लूकोज में प्रथम अनुक्रमणीय अभिक्रिया है ये किसके द्वारा प्रेरित होती है? हेक्साकाइनेज एंजाइम की पहली स्टेप होती है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट। आपको पता है पहला चरण, तीसरा चरण और 10वां चरण, इनको छोड़कर सारे चरण जो होते हैं क्या होते थे? उत्क्रमणीय होते थे। जो पहला चरण होता है उसमें काइनेज एंजाइम काम आता था, कौन सा काइनेज? हेक्साकाइनेज एंजाइम। तथा तीसरे चरण में कौन सा था? फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। नेक्स्ट बात करें पर्णहरित के अणु में जो केंद्रीय परमाणु होता है वो कौन होता है? मैग्नीज आयन होता है, जिसके चारों तरफ 4 नाइट्रोजन परमाणु होते हैं। 4 नाइट्रोजन परमाणु होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई है उसको क्वांटासोम कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटासोम होती है। PS1 और PS2 के मध्य इलेक्ट्रॉन का योजक कड़ी जो है वो कौन होता है? प्लास्टोसाइनिन। PS1 और PS2 के बीच में योजक कड़ी प्लास्टोसाइनिन होती है। नेक्स्ट बात करें प्रकाश संश्लेषण या PS सेकंड है उसमें प्रथम इलेक्ट्रॉन का फियोफाइटिन होता है। PS सेकंड के अंदर, PS फर्स्ट के अंदर जो होता है वो होता है आयरन संकुल जो होता है, आयरन प्रोटीन संकुल जो होता है वो उसको ग्रहण करता है। तो PS सेकंड जो होता है उसके अंदर प्रथम इलेक्ट्रॉन का फियोफाइटिन होता है। उसमें अभिक्रिया जो अणु का केंद्र होता है वो 680 नैनोमीटर 680 वाला होता है, PS 680। और प्लास्टोसाइनिन जो है वो दोनों के बीच में योजक कड़ी का कार्य करता है। शोषण में NADH2 के अणु के ऑक्सीकरण से 3 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है तथा FADH2 के ऑक्सीकरण से 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। ATS में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही जो है वो कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। एक वायुजीवी प्रक्रम है, आपको पता है लैक्टिक अम्ल का किण्वन एक अवायुजीवी अवायवीय प्रक्रम था। ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन का उपयोग होता था, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता था। अल्कोहलिक किण्वन भी एक क्या था? अवायवीय शोषण केंद्र था। लेकिन एसिटिक अम्ल का जो किण्वन होता था वो क्या होता था? एक वायवीय किण्वन होता था। फिर नेक्स्ट बात करें तो निम्न अभिक्रिया का अवलोकन कीजिए। कौन सी प्रकाशिक अभिक्रिया होती है? प्रकाश के दौरान प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर बात करें जल का प्रकाशिक वर्णन होता था। PS सेकंड के अंदर जल का वर्णन होता था। कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपचयन है ये अंधकार अभिक्रिया होती थी। केल्विन चक्र के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता था? अपचयन होता था और उससे क्या बनता था? ग्लूकोज का निर्माण होता था। तो ये अप्रकाशिक अभिक्रिया का एक उदाहरण कार्बन डाइऑक्साइड से अपचयन होता था। फास्फोराइलेशन जो है ये एक प्रकाशिक अभिक्रिया होती थी। NADH2 का बनना ये भी एक प्रकाशिक अभिक्रिया होती थी। नेक्स्ट बात करें केल्विन चक्र के अनुसार प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला प्रथम उत्पाद जो है वो फास्फोग्लिसरिक एसिड 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो प्रथम उत्पाद होता है केल्विन चक्र के दौरान। 3PG फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। क्रेब्स चक्र में जो एंजाइम्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं। क्रेब्स चक्र के लिए जो आवश्यक एंजाइम है वो कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में विमोचित होने वाली जो ऑक्सीजन है वो पानी के प्रकाशिक अपघटन से उत्पन्न होती है। PS सेकंड के अंदर उत्पन्न होती है। मैग्नीज क्लोराइड और कैल्शियम आयन जरूरी होते हैं। गन्ना जो है वो उष्णकटिबंधीय प्लांट है। उष्णकटिबंधीय प्लांटों के अंदर CO2 की स्थिरीकरण की जो क्षमता है वो हेस्लेक साइकिल के द्वारा होती है। हेस्लेक C4 साइकिल के द्वारा होती है, जिसके अंदर प्रथम स्थायी उत्पाद जो है वो 4 कार्बन वाला ऑक्सिलोएसिटिक अम्ल होता है। इसमें एक बीजपत्री प्लांट में कौन आते हैं? मक्का, बाजरा, गन्ना। और द्विबीजपत्री प्लांट के अंदर यूपोरिया और एमरैंथस आते हैं। C4 प्लांट्स भी बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस से ATP का शुद्ध लाभ जो है वो 2 ATP होते हैं। टोटल 4 ATP बनती है, 2 ATP खर्च हो जाती है और 2 ATP जो है वो शुद्ध लाभ होता है। क्रेन शरीर की C4 प्लांट्स की पत्तियों के अंदर पाई जाती है। क्रेन शरीर की C4 प्लांट्स की पत्तियों के अंदर पाई जाती है। जो ग्लूकोज के निम्नीकरण से बनने वाला ग्लाइकोलाइसिस चक्र को क्रेब चक्र से जोड़ने के बीच में योजक कड़ी कौन होता है? एसिटाइल कोएंजाइम। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र के बीच में फोटोफॉस्फोरिलेशन प्रकाश फास्फोरिलेशन की प्रोसेस जो है उसकी खोज ऑर्डन ने की थी। किसने की थी? ऑर्डन ने। ये हमने कल जो वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो के अंदर ये पॉइंट आए हुए हैं काफी सारे, जो हमने प्रकाश संश्लेषण का वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर ये सारे सवाल थे। उसके बाद में ब्लैकमैन ने सीमा का इफेक्ट दिया था। उसके बाद बात करते हैं C3 प्लांट्स में प्रथम CO2 ग्राही जो होते हैं वो RUBP होता है। RUBP CO2 प्रथम ग्राही जो है वो RUBP होता है। CO2 ग्राही RUBP होता है और उससे फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है। 3PG प्रथम स्थायी उत्पाद होता है। फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है। केल्विन चक्र के दौरान टोटल अपने को कितनी 18 ATP ऊर्जा और 12 NADPH2 के अणुओं की आवश्यकता होती है। केल्विन चक्र के लिए ग्लूकोज के संश्लेषण के लिए 12 ATP और 18 ATP और 12 NADH2 के अणुओं की आवश्यकता होती है। ये क्रेब चक्र में जो केल्विन चक्र में जो हमने कल पढ़ा था उसके अंदर उसका वीडियो अपलोड करके देख लेना। प्रकाशिक अभिक्रिया का जो स्थान है, प्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो कहाँ पे होती है? ग्रीना के अंदर, और अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? स्ट्रोमा के अंदर होती है।
पीएस फर्स्ट का अभिक्रिया जो अणु का केंद्र होता है वो P700 होता है और पीएस सेकंड का अभिक्रिया का केंद्र P680 होता है। प्रकाश PS1 जो है वो स्ट्रोमा के अंदर, PS सेकंड जो है वो ग्रीना के अंदर होता है। इसके अंदर क्लोरोफिल ए और बी होता है, इसमें क्लोरोफिल ए बी और बीटा कैरोटीन होते हैं, इसमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं। अभिक्रिया अणु का केंद्र 700, इसमें अभिक्रिया अणु का केंद्र जो है वो 680 होता है, इसमें NADPH2 का निर्माण होता है, इसमें जल का विघटन होता है। ये चक्रीय और अचक्रीय दोनों अभिगमन में भाग लेता है PS फर्स्ट, लेकिन PS सेकंड केवल अचक्रीय वाले के अंदर भाग लेता है। 5 कार्बन वाला पहला मध्यवर्ती उत्पाद कौन सा था? क्रेब्स चक्र के अंदर अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल, अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल। 4 कार्बन वाला जो प्रथम उत्पाद था वो कौन सा था? सक्सिनिल कोएंजाइम। 4 कार्बन वाला प्रथम उत्पाद सक्सिनिल कोएंजाइम। सक्सिनिल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है वो यूकेरियोटिक, माइटोकॉन्ड्रियल और प्रोकैरियोट साइटोसिल दोनों के अंदर पाए जाते हैं। 6 कार्बन वाला जो प्रथम यौगिक था वो सिट्रिक अम्ल था। कौन सा? सिट्रिक अम्ल। 6 कार्बन वाला प्रथम यौगिक। प्रकाश शोषण जो है वो परोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट तीनों के अंदर होता है। परोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रकाश शोषण होता है, प्रकाश शोषण में भाग लेता है। ये प्रकाश शोषण जो है वो C4 प्लांट के अंदर अनुपस्थित होता है। प्रकाश शोषण में जो शोषण धार होता है, क्रियाधार होता है, शोषण क्रियाधार वो ग्लाइकोलेट होता है। कौन होता है? ग्लाइकोलेट। कैम प्लांट में रात्रि के अंदर खुले रहते हैं और दिन के अंदर क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तिमिर सक्रिय रंध्र बोलते हैं इनको, तिमिर सक्रिय रंध्र कहा जाता है। जो सम्मिलित नहीं है उसको ज्वार प्रेन सर्जरी के अंदर पाई जाती है C4 प्लांट से। पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो C4 प्लांट्स के अंदर पर्णमध्युत कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तथा रुबिस को जो है वो पुलाचक कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। ब्लैकमैन ने सीमाकारी सिद्धांत दिया था। PS सेकंड के अंदर 680 नैनोमीटर, PS 680 वाला जो विक्रिया केंद्र होता है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक में कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान और प्रकाश तीनों ही कारक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान और कारक, और भी कई सारे कारक हैं जिसमें बाह्य कारक में प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तापमान, जल, खनिज पदार्थ। आंतरिक कारक में क्लोरोफिल है, जीवद्रव्य है कारक है, जीवद्रव्य कारक है और प्रकाश संश्लेषित उत्पादों का संचयन है। सबसे ज्यादा जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो लाल क्षेत्र में और उससे थोड़ी कम नीले क्षेत्र में। हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो शून्य होती है। वायवीय शोषण का जो अंतिम उत्पाद होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा होती है। उसके बाद में ऑक्सीशोषण के दौरान सभी प्रकार की जो एटीपी है वो ऑक्सीकरणीय स्तर और क्रियाधार स्तर दोनों, दो स्तर पर एटीपी संश्लेषित होते हैं। ऑक्सीशोषण के अंदर ऑक्सीकरणीय स्तर पर और क्रियाधार स्तर दोनों स्तर पर संश्लेषित होते हैं। ETS के अंदर जो है वो ऑक्सीकरण और क्रियाधार दोनों स्तर पर एटीपी का संश्लेषण होता है। एटीपी संश्लेषण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी कड़ी के अंदर उपस्थित एटीपी सिंथेसिस नामक एंजाइम के द्वारा होती है। कौन सी घटना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घटित नहीं होती? ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कोशिका द्रव्य के अंदर होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। ग्लाइकोलाइसिस चक्र और क्रेब्स चक्र के बीच में योजक कड़ी कौन होता है? एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्थिरीकरण है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर सामान्य शोषण पथ, ग्लाइकोलाइसिस को सामान्य शोषण पथ भी कहा जाता है, जो अवायवीय हो या अवायवीय हो दोनों प्रकार के शोषण के अंदर भाग लेता है। किसी को अपचय प्रक्रम में रुबिस को शामिल नहीं होता। केल्विन साइकिल में रुबिस को होता है, कैम प्लांट के अंदर भी होता है, प्रकाश शोषण के अंदर भी होता है, क्रेब्स चक्र के अंदर रुबिस को शामिल नहीं होता है। ये शोषण से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रकाश शोषण के लिए पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट चाहिए होता है। केल्विन चक्र में के लिए कौन से चरण में एटीपी का उपयोग होता है? केल्विन चक्र के कौन से चरण में एटीपी का उपयोग होता है? पुनर्जन्म में और अपचयन दोनों प्रक्रम में एटीपी का उपयोग होता है। केल्विन चक्र में 18 एटीपी और 2 NADH2 के अणुओं का उपयोग होता है। मास्टर उत्पित जो पादप होते हैं रात्रि काल में कार्बन डाइऑक्साइड का संग्रहण कार्बनिक अम्ल के रूप में होता है, कार्बनिक अम्ल के रूप में, मैलिक एसिड के रूप में, और उनके लिए जो शोषण गुणांक है उसका मान 1 से अधिक होता है। क्रेब्स चक्र का एकमात्र एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में उपस्थित नहीं होता बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में उपस्थित होता है, सक्सिनिल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, सक्सिनिक अम्ल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। नेक्स्ट C4 प्लांट्स के अंदर क्या अनुपस्थित होता है? प्रकाश शोषण C4 प्लांट्स के अंदर नहीं होता है। C4 प्लांट्स में प्रकाश शोषण नहीं होता है। मसल जो पादप होते हैं रंध्र दिन के समय बंद होते हैं, रात में क्या होते हैं? खुले रहते हैं। पर्णमध्युत कोशिकाओं में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैप जो है वो 4 कार्बन ऑक्सीजन अम्ल का निर्माण करते हैं। ये ऑक्सीजन अम्ल जो है वो पुलाचक कोशिकाओं में जाता है और वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन अम्ल का मैलेट में स्थानांतरण होता है और ये मैलेट जो है वो कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित हो जाता है। C4 और C3 प्लांट्स में कार्बोक्सिलेज एंजाइम कौन सा होता है? C3 प्लांट में रुबिस होता है और C4 प्लांट्स के अंदर कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है। ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल के अंदर, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल के अंदर वसा का कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरण होता है, वसा का कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरण होता है। क्रेब्स चक्र जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशिक अभिक्रिया का स्ट्रोमा, अप्रकाशिक स्ट्रोमा तथा ग्रीना के अंदर प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। क्रेब्स चक्र में 6 कार्बन वाले यौगिक का निर्माण एसिटाइल कोएंजाइम के निम्न से संबंधित होने से होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सीजन अम्ल के साथ जुड़ता है और 6 कार्बन युक्त यौगिक का निर्माण होता है और वो 6 कार्बन वाला जो यौगिक होता है वो सिट्रिक अम्ल होता है। कौन होता है? सिट्रिक अम्ल। फिर प्रकाश संश्लेषण के दौरान मेजोफिल कोशिकाओं में संश्लेषित होते हैं, जहाँ पर पुलचित कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाता है C4 अम्ल, जो मैलिक अम्ल है, जो वो मेजोफिल कोशिकाओं में संश्लेषित होता है और बाद में किसमें? पुलचित कोशिकाओं के अंदर चला जाता है। उसके बाद में फिर वापस से पुलचित कोशिकाओं से मैलिक एसिड की तरफ जो है वो पाइरुवेट जो है वो इधर वापस स्थानांतरित हो जाता है। सही कथन का चयन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में जो अवशोषण है वो एंटीना कहलाता है, अवशोषण जो तंत्र है वो एंटीना कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण बिना विक्रिया के अंदर केवल जंतुविल वर्णक इधर होते हैं, गलत बात है, क्योंकि क्लोरोफिल वर्णक होते हैं साथ में। PS फर्स्ट के अंदर 700 नैनोमीटर होना चाहिए, यहाँ पे 680 गलत बात है, PS सेकंड में 680 होना चाहिए। नेक्स्ट ETS में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही ऑक्सीजन होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही ऑक्सीजन होता है। टेसुलेशन जो अम्ल है उसका उपापचय में ऑक्सीलोएसिटिक का मैलेट के अंदर स्थानांतरण होता है, मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा। मरुद्भिद जो पादप होते हैं वो कैम प्लांट्स होते हैं। कौन से प्लांट्स होते हैं? कैम प्लांट्स होते हैं, जिनकी रात्रि के समय अंदर खुले रहते हैं और दिन के समय अंदर क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं कैम प्लांट्स। प्रकाश शोषण के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा होनी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होनी चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र को जोड़ता है एसिटाइल कोएंजाइम। ऑक्सैलिक एसिड के लिए 4 होता है शोषण गुणांक का मान। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद जो है वो पाइरुविक अम्ल होता है, पाइरुविक अम्ल होता है। शोषण गुणांक का मान 1 से अधिक होता है। कार्बनिक अम्लों के लिए शोषण गुणांक का मान 1 से कम होता है। ऑक्सैलिक एसिड के लिए 4 होता है, मैलिक एसिड के लिए 1.33 होता है, सिट्रिक अम्ल के अंदर 1.3 होता है। हमारी मांसपेशियों के अंदर लैक्टिक अम्ल जमा होता है। क्या जमा होता है? लैक्टिक अम्ल अवायवीय शोषण के द्वारा। CO2 स्थिरीकरण से संबंधित नहीं है। क्रेब्स चक्र जो है वो CO2 स्थिरीकरण से संबंधित नहीं है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का अंतिम उत्पाद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, NAD और FADH में। रसोपरासरण सिद्धांत जो है उसके अंदर प्रोटीन प्रवणता उत्पन्न होती है, प्रोटीन प्रवणता हाइड्रोजन आयन के कारण उत्पन्न होती है, प्रोटॉन प्रवणता हाइड्रोजन आयन के कारण उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन? मैग्नीज आयन जरूरी होता है जल के अपघटन के लिए। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम लाल प्रकाश के अंदर होती है।